नमस्कार साथियों। मैं आपसे एक बहुत ही प्रासंगिक विषय पर आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जो स्कूल व्याख्याता का पेपर फर्स्ट है, उसमें 40% न्यूनतम किस प्रकार से हम अर्जित कर सकते हैं। जैसे पिछले जो परिणाम थे, पिछले परिणामों में हम लोगों ने देखा कि सीटें खाली रही, बहुत सारी चीज़ें हुई कि पेपर का स्तर जो है वो ये है, या बच्चों ने ज़्यादा तैयारी नहीं की, बहुत सारी बातें थी। विद्यार्थी अपने लिए सोच रहा था, व्यवस्था जो करने वाले लोग थे वो अपने पक्ष में तर्क दे रहे थे। और इसी बीच में अभी फिर आरपीसी के जो चेयरपर्सन हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट आया बीच में कि जो मौलिक पुस्तकें हैं, प्रमाणिक पुस्तकें हैं, उन्हें पढ़ा जाए। लेकिन अब जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में यदि हम लोग देखें, तो वो जो अध्ययन आप लोग कर रहे हो, वो तो अपने पुस्तकों के साथ आप कीजिए। जो अध्ययन आप लोग अभी कर रहे हैं, आपकी पाठ्य सामग्री अब तक तो निश्चित रूप से ही आप लोगों ने तय कर ली होगी, और वो कर ही लेनी चाहिए। क्योंकि पाठ्य सामग्री यदि आपकी तय नहीं है, तो फिर समस्या है। बात यह है कि हम उस पे 40% कैसे लाएँ? तो 40% कैसे लाएँ? तो इसमें यदि हम बात करें, तो एक तो आप देखो कि पेपर जो है फर्स्ट, वो 150 अंकों का है, 75 उसमें सवाल आने हैं, और डेढ़ घंटे का टाइम है। एक तो यही देखो समस्या है कि जो आपको 75 सवाल और 90 मिनट आपको जो मिल रहे हैं, ये एक इस प्रकार का एक संयोजन है जिसमें विद्यार्थी चूक करता ही करता है। हाँ, आपने यदि 1-2 बार एग्ज़ाम दिया है, आप यदि अनुभवी हो चुके हैं, तो आप यदि अपना पुराना अनुभव भी देखेंगे, तो आप लोग ये पाएँगे कि आप 1-2 सवाल और कर सकते थे, लेकिन टाइम की कमी के कारण वो आपको उतना समय नहीं मिला। फिर आप लोग ये सोचते होंगे कि अब तो 10 मिनट एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं। वो जो 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं, वो आपको आपकी ओमार भरने के लिए दिए जा रहे हैं, ना कि आपको पेपर सोल्व करने के लिए दिए जाते हैं। तो एक तो ये बात आप लोग पहले से ही अपने ज़हन में रखना कि जो 10 मिनट एक्स्ट्रा देकर के अब जो पेपर है, पेपर अब 1 घंटे 40 मिनट का नहीं है। पेपर 1 घंटे 30 मिनट का ही है। आपको उतनी ही अवधि में वो पेपर जो है सोल्व करना है। तो अपने टाइम मैनेजमेंट को आप बेहतर ज़रूर बना लें। और टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के आपके अपने तरीके होंगे। मैं जो तरीका ठीक समझता हूँ, जो मुझे मुफ़ीद लगता है, वो ये है कि मैथ्स और रीज़निंग के सवालों को सबसे लास्ट में किया जाए। क्योंकि कई बार सवाल लगता सरल है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसमें काफ़ी दूर तक हम लोग चले जाते हैं, और चीज़ें जो है, चीज़ें हमारे अनुकूल होते हुए भी हम समय कम रहने के कारण चीज़ों को गँवा देते हैं। तो एक तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि मैथ्स रीजनिंग का जो पेपर है, मैथ्स रीजनिंग का पेपर आप सबसे लास्ट में करो उन सवालों को। और दूसरा, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, अब खैर वो देर से जाने वाली बात तो खत्म ही हो गई है, क्योंकि चाहे आरपीसी का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, आपको जाना पहले ही होता है। तो वो समस्या खत्म हो गई है। तो टाइम मैनेजमेंट अपना बना करके रखना आप लोग। मैथ्स रीजनिंग के सवालों को एक तो सबसे लास्ट में करें आप लोग। और आप एकदम बिल्कुल इत्मीनान से बैठ कर के, आप यदि पहले सारे सवालों को पढ़ते हैं, आपकी यदि ऐसी हैबिट है, तो आप उस हैबिट के साथ जाओ। नहीं तो मैं तो ऐसे करता हूँ कि भई जैसे-जैसे सवाल मुझे आते जाते हैं, मैं वो सवाल करता जाता हूँ। तो आप भी उस पैटर्न पे आप जा सकते हैं आप लोग। जिसमें टाइम कम लगे, वो उस पैटर्न पे आप जाओ। और दूसरा क्या है कि ओएमआर जो है, ओएमआर पर आप अपने जो है टिक बना लें। ठीक है? पूरा जो काला करना है, पूरे काले करने के लिए यदि आप लास्ट के 30 सवालों को, यदि आप बाद में भी यदि आप काला करते हैं, मतलब आपने टिक लगा लिया अपना, और फिर 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं ओमार भरने के। आपको 10 मिनट जो है एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो उसमें आप अपना जो है भर लीजिए। हालाँकि वो 5वें गोले के लिए है, लेकिन ओमर आपके पास रहती है, तो आप भरते हैं उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब पेपर जो है, ये तो टाइम मैनेजमेंट की तो हमने बात कर ली, लेकिन अब यदि आप पूरा पेपर यदि आप नहीं सॉल्व करते हैं, या पूरे पेपर का पाठ्यक्रम यदि आप पूरा नहीं पढ़ते हैं, तो 40% लाना टफ हो जाता है। आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और साइंस, ये जो है, ये अक्सर हम देखते हैं कि विद्यार्थियों के लिए थोड़ी ज़्यादा समस्या इसमें रहती है। तो आप कंप्लीट किसी को ना छोड़ें। जैसे कंप्लीट आप मैथ्स नहीं छोड़ें, क्योंकि मैथ्स में भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप कर सकते हैं। साइंस में यदि आपको साइंस टफ लग रही है, तो बायो के चैप्टरों को किया जा सकता है।
केमिस्ट्री वाले चैप्टरों को भी किया जा सकता है। फिजिक्स वाले थोड़े से आप लोगों के लिए हो सकता है टफ हो। तो आप देखोगे यदि विज्ञान के या तो 5 सवाल आएँगे या 4 आएँगे। तो 5 या 4 सवाल जो भी आएँगे, यदि आप बायो भी पढ़ के गए हो तो आप 2 सवाल करने की स्थिति में तो हो आप। तो इस प्रकार की आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो होनी चाहिए। आपकी जो रणनीति है वो इस प्रकार की होनी चाहिए, ताकि आप पूरा जो सेगमेंट है, पूरा सेगमेंट न छोड़ कर के पूरा सेगमेंट यदि आपने छोड़ दिया, तब तो क्या हो गया, वो चीज़ पूरी आपके लिए क्या होगी, शून्य हो गई है। इस प्रकार से रीज़निंग है, रीज़निंग आप कर सकते हो। हाँ, मैथ्स जो है, मैथ्स में अलजेब्रा वाला पोर्शन हो सकता है आपके लिए कठिन हो, लेकिन अरिथमेटिक यदि है तो आप कर सकते हो। सिंपल फार्मूला का कोई सवाल आ रहा है तो वो आप कर सकते हो। तो इसको आप पूरा नहीं, पूरा यदि छोड़ोगे तो समस्या हो जाएगी। ठीक है? दूसरा, एक तो इनको पूरा छोड़ना ही नहीं है। दूसरा, आप जो करंट जो है, करंट को आप प्रॉपर समय दीजिए, क्योंकि करंट के आप मिनिमम 10 सवाल देखेंगे परीक्षा के अंदर, मिनिमम 10 सवाल करंट के रहने वाले हैं। और यदि आप करंट अभी से ही, जैसे आप यदि दिसंबर से ही यदि आप पूरा पढ़ते हो, क्योंकि आपका एग्जाम जो है जून में आपका एग्जाम होगा, मई लास्ट में, जून फर्स्ट में आपके जो एग्जाम है, आपके एग्जाम होंगे। तो आप दिसंबर से यदि आप पढ़ना शुरू कर दें तो 6 महीने का ऑलमोस्ट आप लोग पढ़ लोगे। तो करंट आप बहुत अच्छा कीजिए। जैसे भी करंट के जिस प्रकार से सवाल आ रहे हैं, अब पहले तो क्या था कि कोई व्यक्ति पूछ लेते थे ये कहाँ का है या इसको क्या पुरस्कार मिला है ना? अब जो सवाल आ रहे हैं, अब जैसे पॉलिसीज़ पहले पूछ लेते थे कि भई ये पॉलिसी जो है जारी कब हुई है, लेकिन अब उसमें पॉलिसी में हुई बातें भी आपको अच्छे से करनी होती है। और यदि आप करंट अच्छा करोगे तो आपकी जो ज्योग्राफी है, राजस्थान की ज्योग्राफी आपके सिलेबस में है, तो राजस्थान की ज्योग्राफी आपकी स्वतः अच्छी हो जाएगी, ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अभी जैसे बजट भी आना है, तो बजट से भी आपका सवाल होगा, आर्थिक समीक्षा अभी आनी है, आर्थिक समीक्षा में से भी आपके सवाल होंगे। तो आर्थिक समीक्षा और बजट हैं क्या? ये भई आपके कृषि के आंकड़े हैं, उद्योगों के आंकड़े हैं, इरिगेशन के आंकड़े हैं ये। तो ये चीज़ें आप अपने करंट वाले पोर्शन में अच्छा करेंगे और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा ज्योग्राफी के अंदर। इसी प्रकार से कई बार हम देखते हैं कि करंट का कोई इश्यू होता है और पॉलिटी भी वहाँ से लिंक होकर के आपका जो एक आधा सवाल आपका बन जाता है। अब इसमें आप क्या करो, करंट में अभी से ही आप, जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है, हर महीने के 50-55 पेज आते हैं, आप इसी को ही पढ़ो आप, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि लास्ट के टाइम में जो भी करंट की किताबें और आती है, जो आप लोग पढ़ते हो, वो बनती तो इन्हीं किताबों में से ही है। अब आजकल तो क्या है कि एक सूजस का बुलेटिन भी आता है, 8-10 मिनट का आता है वो। तो उस बुलेटिन को आप लोग देख सकते हो। और कई साथी जो हैं टेलीग्राम पर अच्छा भी कर रहे हैं। वो आपको सूजस जो है, सूजस का पूरा एकदम सार दे रहे हैं आपको। लेकिन आप यदि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी यदि पढ़ रहे हो तो आपका जो सूजस का सार है वो भी वहाँ से निकल जाएगा। आपको ज़्यादा हाथ-पाँव मारने की ज़रूरत नहीं है। तो 50-55 पेज जो हर महीने की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में, या आप कोई भी नियमित कोई भी मासिक पत्रिका या द्विमासिक पत्रिका आप पढ़ रहे हो तो आप नियमित रूप से पढ़ो। अब लास्ट के टाइम पर कोई आएगी महीना भर पहले हम कर लेंगे, उससे पार नहीं पड़नी है। और आप लोग पीछे आप लोगों ने देख भी लिया है। इस प्रकार की जो पत्रिकाएँ हैं, इस प्रकार की पत्रिकाओं से ज़्यादा सवाल नहीं आए। हाँ, एक ज़माना था जब वहाँ से बहुत सवाल आते थे। और देखो उनकी भी मजबूरी है, अब लास्ट के 1 महीने में आपको वो एक बुकलेट दे रहे हैं, उसमें यदि वो ज़्यादा बड़ी उसको कर देंगे, 350 पेज यदि वो डाल देंगे, तो फिर आप करंट पढ़ोगे कब? और ऐसे करते-करते आप यदि 6 महीने की पढ़ रहे हो, तो एक औसत यदि अपन माने 50 पेज इसमें माने तो आपके 300 पेज हो जाते हैं। और वो आप लोग धीरे-धीरे क्या है कि 1 महीने में आपको पढ़ना है। और हर महीने में आप यदि उसके हर महीने में रोज़ के यदि आप 3-4 यदि पेज पढ़ते हो तो वो आपकी पूरी भी हो जाती है, उसका रिवीजन भी हो जाता है। तो करंट पर आपको तगड़ा फ़ोकस करना चाहिए। ये जो है, ये आपको 40% वाला जो बाधा है, 40% वाली बाधा से आपको पार जो है लगवाने में बड़ा योगदान रहेगा इसका। दूसरा, फिर जो राजस्थान का जीके है, जैसे राजस्थान का कल्चर भी है उसमें, राजस्थान की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इंडियन हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने यूट्यूब पर सारा जो कोर्स है निःशुल्क मैंने करवा रखा है। और वो वीडियो अच्छे हैं, आप लोग देख सकते हो। और उनको आप अपनी जो भी पाठ्य सामग्री उसके साथ देख लो आप उसको, आपको उससे मदद मिलेगी। नहीं भी देखो तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप वो जो आपका परंपरागत जो जीके है, जो आप अब तक पढ़ते हैं, तो वो आपको डिटेल स्टडी करनी ही है। आप कर ही रहे होंगे। पुराने पेपर देख कर के आप लोग
इस चीज़ को तो समझ ही गए होंगे, कोई डिटेल स्टडी के बिना पार नहीं पड़नी है। दूसरा क्या है कि अब आप जो आपका ट्रेडिशनल जो जनरल नॉलेज आप पढ़ते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, राजस्थान आप पढ़ते हो, तो उसमें आप अब ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा निकालो। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा निकालोगे तो आपको एक तो ये पता लगेगा कि हाँ भाई, सवाल जो है सवाल किस प्रकार के आ रहे हैं। हालाँकि आपको पता ही होगा, नहीं पता तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। और दूसरा क्या है कि आप यदि पढ़ते वक़्त यदि शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो ये एक अच्छी हैबिट है। और शॉर्ट नोट्स यदि आप नहीं बनाते हैं, तो अब नई हैबिट आप क्यों डालें? हालाँकि अभी तक भी आप देखोगे पर्याप्त समय है, इसीलिए मैं वीडियो इतना पहले बना रहा हूँ। ताकि क्या है कि यदि कोई इस चीज़ को फ़ॉलो भी करेगा ना, तब भी क्या है कि वो अच्छे जो अंक है 40% वाला जो बैरियर है, वो पार कर लेगा। क्योंकि देखो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट में हमारे अच्छे नंबर आ जाते हैं। और पीछे भी जो बच्चे रुके 40% वाले बैरियर से, वो बच्चे फर्स्ट पेपर में ही डिस्क्वालीफाई हो गए। तो एक तो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा निकालो आप, डिटेल जो स्टडी है, डिटेल स्टडी आप कीजिए उसके अंदर। और नेगेटिव मार्किंग है ही, आरपीएससी के एग्जाम में होती ही है। तो नेगेटिव मार्किंग में आप उन सवालों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ें, जिस सवाल की आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, नहीं छेड़ें आप लोग। हालांकि देखो बाकी एग्जामों में आपको टाइम ही मिलेगा जैसे सब्जेक्ट में मिलेगा आपको। तो सब्जेक्ट में कई बार अपने पेपर पूरा करके बैठ जाते हैं, फिर 5-7 सवाल अपना एक्स्ट्रा करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 75 सवाल है, 90 मिनट है, आपको टाइम मिलना नहीं है ज़्यादा। अब फिर भी आप उन सवालों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ें, जो सवाल आपको आता नहीं। हाँ, हालाँकि मैं इस बात के हमेशा पक्ष में रहता हूँ, यदि आप यदि कन्फर्म कन्फर्म एक तो क्या होता है टोरे से, एक होता है कन्फर्म, यदि आप 2 ऑप्शन में हो कि या तो ये हो रहा है या ये हो रहा है, तो उसमें मैं हमेशा ही सलाह देता हूँ बच्चों को कि भई वो सवाल आपको करना चाहिए। क्योंकि उसके सही होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है, वो आपके 50% है। तो उस पे भी आप फ़ोकस करें, जिनका आपको बिल्कुल ही अता-पता ही नहीं है, और आप वो जो सवाल है, वो सवाल आप टच कर लेते हो। तो वो तो एक प्रकार से क्या हो गया, आत्मघाती हो गया। खुद के पाँव पर ही कुल्हाड़ी चला लिया आपने। आपके जो सही मार्क्स थे, सही मार्क्स में ही आपने उससे जो है एक काँटा कटवा लिया आपने, तो ये काँटा नहीं कटवाना है। इस बात पर आप लोग गौर करेंगे, बहुत अच्छे से आप गौर करेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। एक तो कंप्लीट आप किसी भी सेगमेंट को छोड़े नहीं, उसमें कुछ ना कुछ आप कीजिए। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट यदि 5 सवाल आएँगे ना, तो पाँचों टफ नहीं होंगे। उन 5 में 2 सवाल सरल भी होंगे। जो आपने यदि पढ़ा हुआ तो आप कर पाएँगे। दूसरा, करंट पे अच्छा फ़ोकस कीजिए। एग्ज़ाम हॉल की जो एग्ज़ाम हॉल का जो टाइम मैनेजमेंट है, एग्ज़ाम हॉल के टाइम मैनेजमेंट को आप लोग ध्यान रखना है आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको करना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, आपको खुद के ऊपर आत्मविश्वास रखना है। खुद के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस रखना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और खुद से कभी भी सुबह सुबह में, रात में, दोपहर में, दोस्तों में, परिवार में, आप कभी भी ये बात नहीं कहेंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं बोलना। ऐसा यदि आप बोलोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस यदि किसी का डाउन है, फिर तैयारी चाहे कितनी अच्छी है, वो पार नहीं डाल सकता है, कभी भी नहीं डाल सकता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बना कर के रखना है। और मैं तो कहता हूँ कि हर सुबह जब भी आप पढ़ने बैठते हो, तो अपने लिए कोई रैंक भी लिखो कि हाँ, मेरी जो रैंक है, मेरी रैंक ये बन रही है। इसको सेल्फ इमेजिनाइजेशन बोलते हैं इसको, और ये काम करता है। क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं, एकदम बिल्कुल पॉजिटिव जो एनर्जी है, उससे लबरेज होकर के यदि हम बैठ रहे हैं, तो हम ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, बजाय खुद को कोस करके बैठ रहे हैं या नेगेटिव होकर के बैठ रहे हैं। और अब क्या है कि पुरानी जो असफलताएं हैं, पुरानी असफलताओं को आप ढोए नहीं। हालांकि देखो क्या है कि मैं बहुत ऐसे एक शब्द बोल रहा हूँ, ढोए नहीं, लेकिन छुटती नहीं है वो, मैं ये भी जानता हूँ। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि पुरानी असफलताओं को यदि आप छोड़ेंगे नहीं, उनसे यदि चिपके हुए रहेंगे, तो पार पड़ने भी नहीं, है ना? तो जो भी आपका इष्ट है, आपका आराध्य है, जिसमें भी आपकी आस्था है, उसे अपनी सफलताएं असफलताएं उन्हें समर्पित कीजिए। और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में अच्छे से अभी जो जितना भी समय बचा है, उसमें आप तैयारी कीजिए। आप लोग इन सलाहों को यदि मानेंगे, तो आप 100% नहीं, 200%
आप फर्स्ट पेपर के अंदर 40% जो है 40% आप पार करें।